हेलो एंड वेलकम टू अबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2020-21। ओके गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ का एक और टॉपिक की। इस टॉपिक को काफ़ी हद तक मैंने कई बार कवर अप भी किया हुआ है। द टॉपिक रिलेट्स टू द कंपनी अकाउंट्स। Okay, when we talk about the company accounts, last class में मैंने आप लोगों को करवाया था regarding the portion of consignment joint venture. So this time I took up something related to the portion of companies. Companies Act वाला portion normally कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, तो then आज उसके questions हैं from UPSC EPF for 2021. Okay, so when we talk about it, आज का topic company accounts. इसके अलावा in case अगर आप NABARD की preparation कर रहे हैं, अगर आप SEBI की preparation कर रहे हैं, अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे इन तीनों के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं. सो इफ यू लुक फॉरवर्ड टू एनी ऑफ द कोर्सेज और द टेस्ट सीरीज, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम. आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज लॉकडाउन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना टाइम कितना अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर ये टाइम वेस्ट हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, बट अगर आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो आप अपने एग्जामिनेशन क्लियर करने के और ज़्यादा पास पहुंच जाएंगे. सो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. आप चाहें तो आप हमारे कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं. उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पोर्टल में नीचे अवेलेबल हो जाएंगी. ओके, सो आज बात करें. आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है द कंपनी अकाउंट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी अकाउंट्स, व्हाट कैन वी टॉक अबाउट. सबसे पहला क्वेश्चन है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स. शेयर्स पर जो आप प्रीमियम रिसीव करते हैं, आप उसे कहाँ डालेंगे? क्या आप उसको एसेट्स में डालेंगे, या लायबिलिटी में, या क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रीमियम रिसीव्ड आपका कहाँ आता है? जब हम प्रीमियम के रिसीव होने की बात करते हैं, वो कहाँ आता है? देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है अगर हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और वो आज मैं इशू कर रही हूँ 12 पर, 15 पर, तो इस तरीके की अगर चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम. तो अगर प्रीमियम आपको रिसीव हुआ, उसे कहाँ शो करोगे? एसेट साइड पर, लायबिलिटी साइड पर, या फिर आप उसको एज एन एक्सपेंस शो करोगे, या फिर एज एन इनकम शो करोगे? एक्सपेंस की बात करोगे तो वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता है, और इनकम की बात करोगे तो वो आपके पास क्रेडिट साइड पर रहती है. सो दिस इज वेयर वी कैन टॉक अबाउट. ओके, एक्सपेंस ये रहा, एक्सपेंस ये वाला पोर्शन है, और इनकम आपका क्रेडिट साइड वाला है. सो जो प्रीमियम है वो कहाँ पर आएगा? When we talk about the premium on issue of shares, that is something which comes in the liability side of the balance sheet. shareholder funds के अंडर वहाँ पर आपको reserves and surplus का एक एरिया मिलता है. वहाँ पर आपको जो भी आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रहते हैं वो वहाँ पर डल जाते हैं. So this is shown on the liability side of the balance sheet. नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज कैंसलेशन ऑफ शेयर्स. शेयर को कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? क्या वो रीइशू ऑफ शेयर्स होते हैं, या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होगा? शेयर को रीइशू करना, शेयर को वैल्यू करना, शेयर को फॉरफीट कर देना, या फिर शेयर को अलॉट करना. रीइशू का मतलब होता है जब कुछ लोग हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदते नहीं हैं, दे आर या मतलब दे हैव टेकन इट अप, सब्सक्राइब शेयर्स हैं उनके पास, लेकिन अब उन्होंने बोले थे वो पूरे 10 रुपीज पे करेंगे, बट दे पेड हार्डली 7 और मान लीजिए 6 पे किया, और उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं की. तो हमने उन्हें कई बार रिमाइंड किया और फिर उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो हार के उनका जो शेयर है वो हमने खत्म कर दिया. उसको हम बोल देते हैं फॉरफीचर. उसके बाद वो शेयर हमने किसी और को रीइशू कर दिया. जब वो शेयर हम किसी और को रीइशू कर देते हैं तो वो कहाँ जाएगा? जो हमारा रीइशूड शेयर होता है वो हमारा पहुंच जाता है किसी और शेयर होल्डर के पास. एक शेयर किसी से खरीदा और वो मैंने शेयर किसी और को दिया, दैट इज रीइशू ऑफ शेयर्स. उसके बाद हम कई बार शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं जब अमेलगमेशन होगी, या रीमर्जर डीमर्जर होगा, या किसी भी तरीके का कोई चेंज आ रहा होगा, तो हम कई बार अपनी गुड्स के अंदर, बुक्स के अंदर आपकी जो शेयर्स होते हैं उनको रिवैल्यू करते हैं. और अलॉटमेंट का मतलब होता है जब हमने, अगर मान लीजिए आपने 10,000 शेयर्स मांगे और मैंने आपको वो 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट मांगी, तो वहां पर क्या होगा? जैसे ही आपने उसकी पेमेंट कर दी, उसके बाद क्या होगा? आपको शेयर अलॉट हो जाएगा. जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अप्लाई करता है और उसको वो शेयर मिल जाता है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, तो उसका मतलब क्या हुआ? कैंसिलेशन का मतलब होता है फोर फीचर. यहाँ पर फोर फीचर ऑफ शेयर्स को हम यहाँ पर कह सकते हैं. अदर देन दिस, बाय बैक के केस में भी हम यही करते हैं, हम शेयर्स कैंसिल करते हैं. जो भी शेयर्स हमारे किसी बाहर वाले को हमने दिए हुए हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स किसी के पास है और वो शेयर होल्डर है, हम क्या कर रहे हैं? अब कोई पर्टिकुलर पर्सन बचे हुए पैसा नहीं दे रहा, तो 7 रुपए पर आकर हम उसका शेयर जो है वो खत्म कर रहे हैं. दैट इज कैंसिलेशन, और दैट इज कवर्ड इन द टर्म्स ऑफ forfeiture.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये कहाँ पर यूज हो गया, क्या इसको आप कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे, या फिर आप इशू करेंगे पार्टली पेड बोनस शेयर, या फिर फुल्ली पेड बोनस शेयर, या नन ऑफ द अबव। CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो आपकी ना बोनस के या फिर बोनस तो खैर क्या, अदर देन दीज थिंग्स आर मेनी अदर थिंग्स जो ना जिनके रिगार्डिंग ये डील करता है। CRR ना बेसिकली एक ऐसा रिजर्व है जो बनाया जाता है, ये कैपिटल रिडेम्पशन मतलब कैपिटल को रिडीम करने के नए नए जो हम तरीके यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको पेमेंट करनी है किसी भी फॉर्म में शेयर होल्डर्स को, तो उनकी पेमेंट्स करने के लिए कोई भी चीज़ आपने पेमेंट करनी हो तो उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं एक स्पेसिफिक रिजर्व है, जो आप इसको किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सिर्फ कैपिटल के बेस पे आपने कोई भी रिडेम्पशन करनी है उसके रिगार्डिंग यूज होगा। सो जब कहीं ना कहीं इसका आंसर उसी एक्सप्लेनेशन में छुपा हुआ था, इसका जो आंसर है वो बोनस शेयर्स हो सकता है। बट नाउ द पॉइंट इज अगर ये बोनस शेयर इशू के लिए होता है तो क्या पार्टली पेड या फिर फुली पेड। बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री का शेयर, क्योंकि आपका कंपनी में ओनरशिप है तो आपको एक फ्री शेयर मिलेगा, उसको वो डिफाइन कर देते हैं अंडर CRR। तो CRR जो होती है वो आपके फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज की जा सकती है, हर एक के लिए नहीं, इसके बहुत रिस्ट्रिक्टेड से यूज है, तो उनमें से एक आपका फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है। जब हम बात करते हैं CRR की तो ये अकाउंट आप यूज कर सकते हो किसी भी तरह के अन इशूड शेयर्स के लिए जो शायद अब तक अपने लोगों को इशू नहीं किए हैं उसके लिए, और फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कंपनी डैश इट्स ओन डिबेंचर्स। कंपनी क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, कैन रीबाय द डिबेंचर्स, कैन नॉट रीबाय, कैन पार्टली रीबाय, या नन ऑफ द अबव। अपने डिबेंचर्स के साथ कंपनी क्या कर सकती है, ये कंपनी ना अपनी जो रिडेम्पशन होती है ना, जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी जो पेमेंट होती है वो किस बेस पर कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने पेमेंट करनी है डिबेंचर्स की तो किस फॉर्म में होगी, क्या हम उसे रीबाय कर सकते हैं, क्या हम उसे रीबाय नहीं कर सकते। इसके ना रिडेम्पशन करने के कई तरीके होते हैं, ड्रॉ बाय लॉट्स मतलब एक लॉट्स में निकालेंगे, बंडल्स में निकालेंगे उनको, देन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब सब मार्केट में उतरेंगे और जिन जिन के पास हमारी कंपनी के डिबेंचर्स हैं उनसे हम वापस खरीद लेंगे, और उसके बाद हम इसको कर देंगे कैंसिल। तो हम क्या करते हैं, जिनके जो जिस के पास भी हमारी कंपनी ने मतलब लोन ले रखा है एक तरह से ना हमने लोगों से, तो जो डिबेंचर्स हैं वो एक तरह से लोन है, मैंने जिनसे लोन ले रखा है उसकी जगह पर अगर मैं अपना नाम लिख दूं तो यहाँ पर निहारिका का जो लोन था अब वो वहां पर जिसके पास भी लोन था मिस्टर एक्स से मैंने लोन लिया था, अब ये लोन को जो रीपेमेंट करनी है उसका जो हक है वो अगर मिस्टर एक्स की जगह मेरे पास ही वापस आ गया तो मतलब लोन देने वाली भी मैं और लोन लेने वाली भी मैं बच जाऊंगी। उस केस के अंदर दिस इज हाउ दे डिफाइन दिस पार्ट। आप रीबाय कर सकते हो, एक कंपनी अपने परचेज कर सकती है ओन डिबेंचर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, और कुछ समय बाद वो चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकती है। तो कंपनीज नॉर्मली बाहर किसी को पेमेंट करने के बजाय खुद ही उनको परचेज करके कैंसिल कर देती है, तो आपकी एक लायबिलिटी अपने आप खत्म हो जाती है। दिस इज हाउ वी डिफाइन दिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दैट इज रिगार्डिंग सिंकिंग फंड आपकी बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा, रिजर्व्स इन सरप्लस में, सिक्योर्ड लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंकिंग फंड अगेन एक स्पेसिफिक फंड है, ये जनरल फंड्स नहीं है, इसके अंदर आप लिमिटेड पैसे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसमें पैसा आपने सेव किया है वो लिमिटेड जगह ही इस्तेमाल हो सकता है। तो इज इज रिजर्व्स इन सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, या नन ऑफ द अबव। सिंकिंग फंड आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, लोन के तौर पर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, या फिर रिजर्व्स इन सरप्लस के अंदर। देखिए अक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बार आपने प्रॉफिट सेव कर लिया आप उसको चाहो तो जनरल रिजर्व फ्री में रहने दो फ्री रिजर्व्स के अंदर, या फिर आप स्पेसिफिक सेविंग के नाम पर उस पैसे को अलग करना शुरू कर दो। अगर आप अलग से उसको यूज करना शुरू कर दोगे तो देन इट इज टेकन इन द रिजर्व्स इन सरप्लस। जो सिंकिंग फंड है ये आपके फ्यूचर की जो आपकी अनसर्टेनिटीज है उनको कवर करने के लिए आपने एक फंड क्रिएट किया है। तो जब आप ये स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हो तो ये आप कहाँ से लेते हो,
रिजर्व्स इन सरप्लस है, इसमें कोई लोन नहीं है, कोई बोरोविंग नहीं है। तो सिंकिंग फंड जो होता है वो आप मनी सेव करके चल रहे हो फ्यूचर में किसी डेट या बॉन्ड के लिए। तो जब आपने उसकी पेमेंट करनी है तो मतलब आप अपनी जो सेविंग्स है उसका एक हिस्सा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग कर देते हो। दिस इज नॉट अ फ्री रिजर्व, दिस इज समथिंग जो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस, जब आप परचेज प्राइस वो कैलकुलेट कर रहे हो, जब आपने किसी से मान लीजिए अमेलगमेट हो रही है आपकी कंपनी या फिर किसी को आपने कोई पेमेंट करनी है ऑन बेस्ड अपॉन वेरियस थिंग्स बुक वैल्यू के बेस पर, तो द वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर कंसिडर्ड। तो जब आपने परचेज प्राइस पे करना है किसी केस में, तो आप किस बेस के ऊपर आपके एसेट्स को वैल्यू करोगे? जो उनकी बुक वैल्यू थी, अगर आपसे मैंने एसेट्स खरीदे हैं, पूरा स्लम्प सेल हो रहा है, कंपनी दूसरी कंपनी का पूरा बाय करती है, तो वो बुक वैल्यू के बेस पर या न्यू वैल्यूज के बेस पर या फिर एवरेज वैल्यूज या फिर मार्केट वैल्यूज, किस बेस पर ये पर्टिकुलर चीज इंक्लूड की जाती है? बुक वैल्यू, न्यू वैल्यूज, एवरेज या मार्केट? जब हम परचेज प्राइस को डिफाइन करते हैं वहां पर परचेज प्राइस को वैल्यू करते वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, हमने पेमेंट करनी है किसी को, तो हम जो एसेट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। मतलब आज उनकी क्या वैल्यू चल रही है उसके बेस पर हम पूरी पेमेंट्स कर रहे होंगे। क्योंकि हो सकता है मैंने कोई पर्टिकुलर लैंड खरीदा जो मैंने 10 लाख खरीदा था बहुत साल पहले, आज उसकी वैल्यू जो चल रही होगी मुझे उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा, क्योंकि नई कंपनी है तो उस हिसाब से चल रहा होगा। ठीक है, तो इनमें न्यू वैल्यूज जो फिक्स होती हैं वो आपका मेन आंसर है। Now the next question is the share forfeited account। जो आपका share forfeited account होता है, आप उसी केस में क्या करेंगे? The share forfeited account is shown on the liability side of the balance sheet। जो share forfeited account है आपकी बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है? क्या हम पेड अप कैपिटल में उसको ऐड कर देते हैं, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा देते हैं, या फिर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में डाल दें, या फिर नन ऑफ द अबव? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, जब हम शेयर फॉरफीटेड अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। वहां पर कहाँ दिखेगा शेयर फॉरफीटेड अकाउंट? शेयर फॉरफीटेड होता है जो पैसा किसी ने हमको पे करना था लेकिन उसने पूरा पेमेंट नहीं किया, तो जितनी उसने पेमेंट अभी तक कर दी है वो मैं क्या कर रही हूँ, जितनी पेमेंट रिसीव होगी मैं उसको कहीं ना कहीं अब रोक रही हूँ, अब मैं सीज करूँ, जितने पे कर दिया ना बस बहुत है। दैट इज शेयर फॉरफीटेड। ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, आप उसे कहां पर डालेंगे? क्या वो पेड अप कैपिटल में ऐड कर दें, या नहीं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर देते हैं, या करंट लायबिलिटीज में दिखा दें, या कहीं भी नहीं? शेयर फॉरफीटेड जो होता है उसका इलाका सिर्फ एक ही है, ये हमेशा आपकी कैपिटल के सिनेरियो में ही दिखता है। तो इसका आंसर आ जाता है बाय एडिंग इट टू द पेड अप कैपिटल। ये वो पैसा है जो पर्टिकुलर पर्सन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन कुछ पैसा तो उन्होंने पे करा था ना, तो जितना पैसा उन्होंने पे कर दिया वो अभी तक तो हमारे पास पड़ा है, तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रहेगा। और याद रखिएगा जितना मेरे पास पैसा आ गया, मान लीजिए मुझे 7 रुपए आ चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं? अब इस केस के अंदर 10 रुपए के शेयर पे 7 रुपए तो आ गए, तो मैं सामने वाले को 3 रुपए मिनिमम का शेयर बेचूंगी। तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 10 पूरा हो जाएगा। मैं चाहूं तो इनसे अगर 7 आ ही गए हैं तो मैं यहां से पैसा कम मंगवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को किसी भी हालत में कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं करना होता। मतलब अगर वो 10 रुपीज का तो पूरे 10 रुपीज आए होने चाहिए, तो 7 रुपीज अगर पहले आ गए और 3 रुपीज हमने मिनिमम इससे ले लिए तो 10 रुपीज पूरे आ गए। ये पुराना शेयर होल्डर था जिसका शेयर फॉरफीट हुआ था, तो 7 रुपए आ गए थे, और नए पर्सन को जिसको मैं वो पर्टिकुलर शेयर दे रही हूँ उसको 3 रुपए तो पे करने ही है। हो सकता है इतना उसको डिस्काउंट मिल जाए, मतलब वो 10 रुपए का शेयर के लिए सिर्फ 6 रुपए पे करे। अगर वो 6 रुपए पे करेगा, 7 तो पहले ही आ गए थे, 7 रुपीज पहले आ गए प्लस 6 रुपीज मैंने और मंगा लिए, टेक्निकली 10 रुपए के शेयर में मैंने 13 रुपए कमा लिए। दिस इज प्रीमियम। इन शॉर्ट, जितने रुपए आपने पिछले वालों के रोक लिए थे उतने रुपए का आप अगले पर्टिकुलर पर्सन को डिस्काउंट दे सकते हो, ये बोल के कि पिछली बार तो इतना रुपए तो हमें पहले ही आ चुका है, ये शेयर किसी को देना तो आपको दे रहे हैं। तो वहां पर पॉइंट आ जाएगा कि आपको जितना रुपए पहले आ गया, दिस इज शेयर फॉरफीचर। तो ये आपकी कैपिटल में हो जाता है ऐड। अगला क्वेश्चन, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो कौन सा अकाउंट खुलता है? शेयर प्रीमियम, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर अलॉटमेंट या फिर शेयर फॉरफीटेड अकाउंट? इसी क्वेश्चन। जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस केस में जो प्रीमियम होता है वो कहां दिखेगा?
शेयर प्रीमियम में या कॉल्स में या अलॉटमेंट में या फिर फोर फीचर में। जब हम शेयर रेशो की बात करते हैं, प्रीमियम पर रेशो हो रहा है, जितने रुपए का शेयर था उससे ज़्यादा पे हम देने को तैयार है, तो अगर वैसी चीज़ होगी तो उसके लिए शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज शेयर प्रीमियम। ये बताता है कि आपकी पार वैल्यू से आप ज़्यादा उन लोगों से चार्ज कर रहे हो और वो पे भी कर रहे हैं, तो वो जो एक्सेस पेमेंट है वो यहाँ पर आ जाती है। लेकिन याद रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी सब जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसका भी यूजेज रिस्ट्रिक्टेड है। अगला क्वेश्चन, ये जो प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया होगा शेयर्स के ऊपर, उसको आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए इस्तेमाल करें, या फिर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस के लिए उसका इस्तेमाल करें, या फिर ट्रांसफर कर दें इसको जनरल रिजर्व की तरफ, या फिर फीस पे करने के काम आ सकता है डायरेक्टर्स की। देखिए, प्रीमियम जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया उसको आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो? तो आप ये कर सकते हो कि ना, आप ये जो शेयर इशू के रिगार्डिंग प्रीमियम ऑन जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम के ना 5-6 बेसिक रूलिंग है कि ये पैसा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो अगर आपको पता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। जब हम बात करते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज फॉर, प्रीमियम कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पर मेन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपके पास इशू ऑफ शेयर्स पे आया है, आप उसका इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एज डिविडेंड, और साथ ही साथ आप उसको जीआर में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज ये स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व आप जनरल रिजर्व की तरफ नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the two companies have different accounting policies, दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो डिफरेंट है, एक ही आइटम संभाल रहे हैं, बट द पॉइंट है सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, तो दोनों कंपनीज अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं, देन दे मेक नेसेसरी चेंजेस टू अडॉप्ट डैश अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब वो क्या कर रहे हैं? लीफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड मेथड, या फिर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहाँ पर एक कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल करती हैं? देखिए, लीफो, फीफो एंड वेटेड मेथड। लीफो होता है द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनसाइड, दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो। जो सबसे एंड में है सबसे पहले उसको बाहर निकालो। और फीफो होता है जो सबसे पहले आया था ना, सबसे पहले उसको निकालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हो बेकरीज के अंदर, जो पहले पुराना वाला होता है वो सबसे पहले उसको निकालते हो कि वो दोबारा बिकेगा नहीं, तो जो फर्स्ट पहले आया वो इस पहले जाएगा भी। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लास्ट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे एंड में है पहले उसको निकालो, पीछे वाले बाद में बिकते रहेंगे। तो ये चीज़ है। तो वो कहने, जो कंपनीज अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंपेयर कर रही हैं, वो उनको कौन कौन से चेंजेस अडॉप्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, अगर कंपेयर करना है तो मैं अगर बोलूँ कि मैं 12th क्लास में हूँ और आप भी बोलते हो आप भी 12th क्लास में हो, हम दोनों को कंपेयर किया जा सकता है और एनालिसिस किया जा सकता है कि इनमें से कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि 12th में है, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं एक बीकॉम के ग्रेजुएट से जिसने ऑनर्स किया हुआ है, तो क्या वो सही होगा? जब आप टू डिफरेंट कंपनीज को देखते हो तो इट इज नॉट अबाउट लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज, इट इज अबाउट यूनिफॉर्मिटी। तो जब आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो, अगर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट सिमिलर है, बैकग्राउंड सिमिलर है, वर्किंग वे सिमिलर है, तो आप बोल सकते हो कि सब कुछ बिल्कुल सेम है, उसके बावजूद भी चले क्यों नहीं। तो इन दिस केस, जब दो कंपनीज अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंडक्ट करके चलती हैं, तो वो लोग आपकी जो बेसिक मेथड्स होते हैं आपको चेक करने के, वो हमारे हमेशा यूनिफॉर्म रहते हैं, ताकि अगर इस पर्टिकुलर विंग में हमने जो लगाया अगले विंग में भी वैसा चल रहा हो, उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन तक वही सेम चीज़ें उसी पैटर्न में चले। इसीलिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सबकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं होगी तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये रहा हमारा आज का सेशन, यहाँ पर खत्म होता है। आज के टॉपिक में मैंने आपको कंपनी अकाउंट करवाया। आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद द कंपनी अकाउंट इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल, सो विल बी टॉकिंग अबाउट कंपनीज अकाउंट मोर इन द अपकमिंग क्लास। टिल देन आप नाबार्ड, आरबीआई और सेबी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड लुक आउट और आप प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको इन सब की डिटेल्स मिल जाएंगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो फुल कोर्सेज हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।